सभी प्रतियोगियों और विद्यार्थियों का शिक्षा सुगम में हृदय से स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान में चित्रकला, चित्रशैलियाँ और चित्रकला की विभिन्न स्कूलों के बारे में। कहाँ कहाँ किस किस चित्रकला का विकास हुआ, किस महाराजा के समय का जो समय था वो स्वर्णिम काल कहलाया और क्या क्या योगदान रहा चित्रकला का राजस्थान के इतिहास में, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपके इसमें नहीं छूटे और सरल तरीके से और पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। ज़्यादा टाइम पास वाली या ऐसे ट्रिक वाली मैं नहीं करूँगा। ट्रिक आपको खुद को अपने अनुसार ही सेट करने हैं। अगर आप किसी के बने बनाए ट्रिक याद करेंगे तो आप भूल सकते हैं, तो आप अपने अनुसार ट्रिक बनाएं और उन्हें याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान में चित्रकला। दोस्तों, राजस्थान में पाषाण काल से ही चित्रकारी चली आ रही है। आलनिया हो या दर्रा हो या बैराट हो या दर हो, इन सभी में आदि मानव द्वारा सलासियों पर कई चित्र उकेरे गए हैं। ठीक है, तो इस समय के चित्र शिकार, युद्ध, देवी देवताओं की पूजाओं आदि महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बने थे। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं चित्रकला का जन्म और इसका विकास क्रम। तो प्राचीन काल के भग्नावशेषों से ये स्पष्ट पता चलता है कि प्राचीन काल में राजस्थान में चित्रकला का एक संपन्न स्वरूप था और विक्रम संवत 84 के बडली गांव के शिलालेख और माध्यमिका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ के दो शिलालेखों की लिपि यह दर्शाती है कि राजस्थान की चित्रकला में अजंता चित्रशैली प्राचीन काल से ही यहाँ पर समृद्ध थी। कहने का अर्थ यह है कि विक्रम संवत 84 में बडली गांव के शिलालेख और मध्यमिका चित्तौड़ के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनकी लिपि से ये पता लगता है कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें अजंता चित्रशैली प्राचीन काल से में ही समृद्ध थी। ठीक है, अब राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव है वो 15वीं व 16वीं शताब्दी के लगभग अपभ्रंश शैली, जैन शैली या अजंता शैली या कह सकते हैं गुजराती शैली से माना जाता है। तो उद्भव कह सकते हैं अपन अपभ्रंश शैली या कह सकते हैं जैन शैली या अजंता शैली से माना जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की जो चित्रशैली है उसका उद्भव किससे माना जाता है। तो आप कह सकते हैं अपभ्रंश शैली या जैन शैली या अजंता शैली या कह सकते हैं आप गुजराती शैली। तो गुजराती शैली से इसका क्या माना जाता है, उद्भव माना जाता है, और वो भी कब, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। और अगर वास्तविक राजस्थानी शैली का अगर उद्भव माना जाए तो वो है लगभग 1500 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1500 ईस्वी के आसपास राजस्थान शैली का विशुद्ध उद्भव माना जा सकता है। अब आगे बात करते हैं। ये जो राजस्थानी शैली थी, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले विभाजन किसने किया, वैज्ञानिक विभाजन, चित्रकला का विभाजन। तो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में इसका सबसे पहले विभाजन किया था। तो विभाजन करता कौन था, तो यहाँ आपको याद रखना है आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग। ठीक है, और कब किया, 1916 ईस्वी में। इन्होंने बताया था कि राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना, पंजाब और हिमाचल की पहाड़ी रियासतों से संबंधित था। अतः सर्वसम्मति से इसे क्या कहा था, राजस्थानी चित्रशैली। ठीक है, तो
सर्वसम्मति से इसे क्या स्वीकार किया गया था? सर्वसम्मति से स्वीकार क्या किया? राजस्थानी, ये इसका नाम दिया था राजस्थानी चित्रशैली। ओके, लेकिन राजस्थानी चित्रशैली को गांगुली और हेवल नामक विद्वानों ने राजपूत शैली कहा था। ठीक है, अब देखिए गांगुली व हेवल, इन्होंने क्या कहा था? राजपूत शैली। ठीक है, फिर एनसी मेहता ने इसे कहा था हिंदू शैली, क्योंकि ये जो शैली थी इसमें हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज़्यादा बातें होती थी, और जो मुस्लिम कलाकार थे वो भी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही अपनी चित्रकारी वगैरह करते थे। इसके अलावा एक और थे अपने रामकृष्ण दास जी, रामकृष्ण दास। तो रामकृष्ण दास ने क्या बताया? इसको केवल राजस्थान शैली कहा। बात एक ही है, राजस्थान मतलब राजपूताना, तो राजपूत शैली या हिंदू शैली, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ज़्यादा चित्रकारी हुई थी, और रामकृष्ण दास ने कहा था राजस्थान शैली। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं राजस्थान की चित्रशैली के बारे में। अब बात करते हैं हम राजस्थान चित्रशैली का जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, राजस्थान चित्रशैली का प्राचीनतम, देखो इससे पहले भी खूब हुए होंगे, लेकिन अभी उपलब्ध है जो हमारे पास में है उसके बारे में बात की जा रही है। तो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पड़ा है? तो इसका कह सकते हैं ये है जैसलमेर संग्रहालय में, जैसलमेर संग्रहालय में। ठीक है, और कब का है ये? लगभग 1060 ईस्वी का है। और क्या है, इनकी संख्या 2 है। ठीक है, तो इसमें एक तो है आपके ओध निर्युक्ति वृत्ति। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक है जो कई बार पूछा भी जाता है, ऐसे 10 वेकालिका सूत्रचूर्णी। तो ये 2 प्राचीन उपलब्ध चित्रशैली के ग्रंथ हैं। इन दोनों ग्रंथों को क्या कहा गया है? भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय कला का दीप स्तंभ। किससे बताया गया है? एक तो ओध निरुक्ति वृत्ति, और एक कहा गया है 10 वेकालिका सूत्रचूर्णी को। तो ये दोनों भारतीय कला का दीप स्तंभ है। तो अब ये तो हो गए पुराने। अब चित्रित ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ताम्रपत्र पर चित्रित ताम्रपत्र पर, इसको मैं थोड़ा सही लिख दूं आपके लिए, ताम्रपत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ तो कौन सा है? वो है आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ठीक है, जो कहां से लिखा है? आहड़ सभ्यता से। जो किससे संबंधित है? आहड़ सभ्यता में, आहड़ सभ्यता से संबंधित है। और 1260 में, दूसरा 1260 में, 60 मतलब ईस्वी है यहाँ पे, ये गुहिल शासक
गुहिल वंश शासक बता सकते हैं आप नाम? तेज सिंह। तेज सिंह के समय का है। देखिए, ताम्रपत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ की बात की जाए तो आपको बताना है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये वाला, ठीक है। और प्रथम 2 प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ हैं तो उसमें आप बताना है जो जैसलमेर में रखे हुए हैं 1060 ईस्वी में बने हुए लगभग ओद निरुक्ति वृत्ति और 10वें कालिका का सूत्र चूर्णी। इसे भारतीय कला का दीप स्तंभ भी कहा जाता है। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, यह आहार सभ्यता से संबंधित है। 1260 ईस्वी में गुहिल वंश के शासक तेज सिंह के समय का है, ठीक है। अब इससे भी एक अलग बात यह है कि इसका चित्रकार कौन था, ठीक है। तो यह प्रश्न आया हुआ है। तो इसका चित्रकार था कमल चंद्र। कौन थे? कमल चंद्र है वो इसके चित्रकार थे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे चित्रित ग्रंथ के बारे में। तो जो दूसरा चित्रित ग्रंथ है वो क्या है? दूसरा चित्रित ग्रंथ, तो इसके बारे में एक मेन बात तो यह है कि ये महाराणा मोकल के समय का है। महाराणा मोकल के समय, वो था तेज सिंह के समय। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के समय का था और ये महाराणा मोकल के समय काल का था, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? देलवाड़ा। तो हाँ, देलवाड़ा, जिसे आप कहते हैं देवकुल पाठक। देवकुल पाठक, ठीक है। इसका जो समय काल था वो है लगभग 1422 से 23 में। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुपासनाह चरियम, यानी कि इसको कह सकते हैं आप सुपार्श्वनाथ चरित्रम। सुपार्श्वनाथ चरितम, ये चरितम में हो गया, इसको थोड़ा सुपार्श्वनाथ चरित्रम इसका नाम है। अब इसके चित्रकार, तो इसके चित्रकार थे हीरानंद। तो पहले वाले के चित्रकार कौन थे? कमल चंद्र, और इसके हैं हीरानंद। अच्छा, ये ग्रंथ अब कहाँ पड़ा है? ये ग्रंथ अभी कहाँ पड़ा है? तो ये चित्र सरस्वती संग्रहालय, सरस्वती संग्रहालय कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर में ये सुरक्षित है, ठीक है। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि ये जो राजस्थानी चित्रशैली थी, इसकी जन्मभूमि कौन है? इसकी जन्मभूमि, तो इसकी जन्मभूमि है वो मेदपाट को कहा जाता है, ठीक है। मेदपाट को दूसरा नाम क्या है? मेवाड़, ये ध्यान रखें। और कार्ले खंडालवाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम समय बताया था। तो राजस्थानी चित्रशैली का गोल्डन एरा कौन सा? का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग का समय। तो स्वर्ण युग का समय था 17वीं और 18वीं शताब्दी, ठीक है। तो यहां उपयोगी प्रश्न ये बन गए आपके कि दूसरा भित्ति चित्र कौन सा था? तो वो था सुपासनम चरियम। पहला था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है, जो 1260 में बना था। 1260 में गुहिल वंश शासक तेज सिंह के समय बना था, चित्रकार कमल चंद्र थे। लेकिन दूसरा था सुपासनम चरियम, यानी कि सुपार्श्वनाथ चरितम,
ये महाराणा मोकल के समय का है, वो तेज सिंह के समय का था। ये दिलवाड़ा में है, ठीक है। और इसका समय 1422 से 23 ईस्वी था और उसका था 1260। और चित्रकार उसके थे कमल चंद्र और इसके हैं हीरानंद। और सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में यह भी स्थित है। तो राजस्थानी चित्रकला जो शैली है इसकी जन्मभूमि मेवाड़ को माना जाता है, ठीक है। और इसका जो स्वर्ण युग का समय है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी को ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रादुर्भाव हुआ था, उद्भव हुआ था, विकास हुआ था, बहुत ज़्यादा था। इसी समय की बात है कि एक तिब्बती इतिहासकार हुए थे। कौन हुए थे? तिब्बती इतिहासकार। अब इतिहासकार तो तिब्बत के थे, लेकिन राजस्थान के बारे में भी उन्होंने बहुत उपयोगी बातें बता दी। तो तिब्बती इतिहासकार जिनका नाम था तारानाथ, ठीक है। तारानाथ ने बताया कि मारवाड़ में लगभग 7वीं शताब्दी में एक चित्रकार हुए थे जिनका नाम था श्रृंगधर। क्या नाम था? श्रृंगधर, ठीक है। तारानाथ बताते हैं कि ये राजस्थानी चित्र शैली का प्रथम चित्रकार था। कौन? श्रृंगधर, ठीक है। अब श्रृंगधर कौन सी शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो ये यक्ष शैली का ये चित्रकार थे, ठीक है। और मरु प्रदेश के राजशील का दरबारी चित्रकार था। राजा शील का दरबारी चित्रकार। तो ये बातें तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बताई थी कि 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नाम का एक चित्रकार हुआ था जो राजस्थानी चित्र शैली का प्रथम चित्रकार माना जाता था। और इसकी शैली है वो यक्ष शैली था और ये राजा शील का दरबारी चित्रकार था। तो ये चीज़ें तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने राजस्थानी चित्र शैली में के बारे में कुछ जानकारियाँ उन्होंने दी थी। अब हमारी जो चित्रकला है, चित्र शैली है, इसका विभाजन कर लेते हैं। तो राजस्थानी चित्र शैली का विभाजन, तो इसके विभाजन का आधार था एक तो भौगोलिक, ठीक है, क्योंकि बंटे हुए थे रजवाड़े उस समय अलग अलग। और दूसरा था सांस्कृतिक, ठीक है। तो ये प्रमुख आधार थे इस राजस्थान चित्रशैली के बंटवारे का, ठीक है। तो इसमें पहला नाम आता है वो है मेवाड़ चित्रशैली। कौन सी है? मेवाड़ चित्रशैली या मेवाड़ स्कूल, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं मेवाड़ स्कूल में कौन कौन से ज़िले या वर्तमान के वो जो ज़िले हैं, स्थान है वो हैं। तो एक तो था इसमें आपका उदयपुर, ठीक है। एक आपका नाथद्वारा स्कूल, एक आपकी चावंड जो महाराणा प्रताप के आपातकाल की क्या थी? राजधानी। एक आपकी थी देवगढ़ शैली, ठीक है। ये आदि शैलियाँ इससे संबंधित है, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा मारवाड़। देखो कुछ शैलियाँ थी मुगलों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, कुछ शैलियाँ मुगलों से बिल्कुल प्रभावित नहीं थी, और कुछ शैलियाँ थी जो अंग्रेज़ों से प्रभावित थी। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो मारवाड़ शैली में है, तो एक तो आती है आपकी जोधपुर, एक आती है आपकी जैसलमेर, एक आती है बीकानेर, एक आती है आपकी किशनगढ़, एक आती है आपके नागौर, और एक आती है अजमेर। अजमेर शैली है वो कौन सी? मारवाड़ शैली की है, ठीक है ना। और सी आती है हमारी ढूंढाड़ शैली।
तो इसमें आपकी आमेर शैली जो मुगलों से सर्वाधिक प्रभावित थी, जयपुर, फिर शेखावाटी, और शेखावाटी के बाद में आती है अलवर, करौली। ठीक है, ये शैलियाँ किससे थी? ढूंढाड़ से संबंधित है। और चौथी आती है हमारी हाड़ौती, हाड़ौती स्कूल या हाड़ौती शैली। ठीक है, तो हाड़ौती स्कूल में था हमारा एक तो बूंदी शैली, ठीक है, एक कोटा, झालावाड़, और बच गए क्या? दुगारी शैली। ये भी हाड़ौती सभ्यता से हाड़ौती शैली से संबंधित शैलियाँ थी। तो 4 विभाजन हुए थे। कौन कौन से हुए थे? 4 विभाजन में एक है मेवाड़, एक है मारवाड़, एक है ढूंढाड़, एक है हाड़ौती। तो मेवाड़ में आपके उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़, और जोधपुर में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर शैली और अजमेर शैलियाँ। ढूंढाड़ शैली में सम्मिलित थी आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावट, अलवर और करौली की। हाड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़ और दुगोरी की शैलियाँ। तो ये शैलियाँ इससे संबंधित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल। ठीक है, तो इसमें हम पहला नाम लेते हैं हमारी उदयपुर शैली का। तो उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली कह सकते हैं कि ये राजस्थान की मूल शैली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान शैली का जन्म स्थान क्या है? मेदपाटिया, मेवाड़ है। तो यही इसकी मूल शैली है, मेवाड़ शैली। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसके बारे में कि महाराणा कुंभा का समय। देखिए, महाराणा कुंभा है वो स्थापत्य चित्रकला में बहुत ज़्यादा इनका योगदान था। तो महाराणा कुंभा का जो समय था वो इनके लिए स्वर्णिम युग था। क्या था? स्वर्णिम युग। कलाओं के उत्थान के लिए स्वर्णिम युग था। इसलिए महाराणा कुंभा को चित्रकला का जनक माना जाता है। चित्रकला का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। देखिए, आपको हर शैली के बारे में पूछा जाएगा कि किसके काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ या किसका समय स्वर्णिम युग समय था। तो ये अलग अलग शैलियों के बारे में पूछा जाएगा, तब आपको वहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और राजस्थान चित्रकला शैली का जो उद्गम स्थान है या जन्म स्थान है वो मेवाड़ है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या? प्राचीनतम उपलब्ध चित्र है वो कौन सा है? वो है आपका श्रावक प्रतिक्रमण और सूत्र चूर्णी, इसका नाम है। ठीक है, ये प्राचीन। और कहां से? देखो, ये है गुहिल शासक तेज सिंह के समय का है। और समय क्या था? 1260 ईस्वी। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आहड़ सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? आहड़ से। ठीक है, ये आहड़ में चित्रित था। आहड़ में चित्रित, ऐसे याद करें आप। और दूसरा कौन सा था? ये तो प्राचीनतम उपलब्ध प्रथम था। दूसरा था, मैंने आपको बताया था, सुपासना चरितम। सुपासना है चरियम या चरितम। ठीक है, जो महाराणा मोकल के समय का। तो महाराणा मोकल का समय लगभग 1422 से 23 में ये चित्रित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मेवाड़ शैली है इसका मूल स्वरूप, मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप
मेवाड़ शैली का जो मूल स्वरूप है वो प्रतापगढ़ में एक चित्र है, प्रतापगढ़ में चित्रित, उसका नाम है चोर पंचाशिखा। चोर पंचाशिखा ग्रंथ के चित्र में दिखाई देता है। ये एक ग्रंथ है चोर पंचाशिखा जो प्रतापगढ़ में है, उसके अंदर इसका मूल स्वरूप दिखाई देता है। इसके अलावा एक और भी है कल्पसूत्रम, तो कल्पसूत्रम में भी वो भी इसी के समय का एक चित्र है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप किन चित्रों में दिखाई देता है, तो वो चोर पंचाशिखा ग्रंथ के चित्रों में दिखाई देता है। महाराणा जगत सिंह का जो समय था, जगत सिंह का समय, ये मेवाड़ शैली के लिए स्वर्णिम काल कहा गया था। क्या कहा गया था? मेवाड़ शैली के लिए स्वर्णिम काल। तो स्वर्णिम युग, तो स्वर्णिम युग की अगर बात की जाए तब आपको क्या लिखना है? किसका नाम लिखोगे? महाराणा स्वर्णिम काल, महाराणा कुंभा। तो महाराणा जगत सिंह का जो समय था वो तो था स्वर्णिम काल, और महाराणा कुंभा का समय था वो था स्वर्णिम युग। ठीक है। अब महाराणा जगत सिंह के समय कौन कौन से चित्र हैं जिनका निर्माण हुआ? जैसे रागमाला। ठीक है, रागमाला का निर्माण इन्हीं के समय 1628 ईस्वी में लगभग हुआ। और फिर है रसिक प्रिया, ये लगभग 1628-30 के आसपास है। फिर है गीत गोविंद, ठीक है, भगवत पुराण, भगवत पुराण, ठीक है, रामायण। ये रामायण है वो एक चित्रकार थे मनोहर, उनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये चित्र हैं जिनका निर्माण महाराणा जगत सिंह के समय हुआ था। और इसके समय महाराणा जगत सिंह के समय चित्रकार कौन थे? तो इस समय चित्रकार थे एक तो साहिबदीन। कौन थे? साहिबदीन। और एक था मनोहर। ठीक है, ये दो प्रमुख चित्रकार थे उस समय के। और इसी समय मतलब जगत सिंह के समय, इसी समय मेवाड़ शैली के ऊपर, मेवाड़ शैली के ऊपर मुगल शैली का प्रभाव हुआ था। प्रभाव आया। ठीक है, इससे पहले मुगल शैली का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। तो ये हो गया हमारा जगत सिंह का समय। पहले हमने पढ़ लिया था महाराणा कुंभा के समय का, अब जगत सिंह का। अब बात करते हैं महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह, ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, लगभग 1730 से 34। तो इनके समय भी चित्रकार हुए थे। ठीक है, तो इनके समय कौन चित्रकार हुए थे? उनका नाम था नूरुद्दीन। नूरुद्दीन, जिसने पंचतंत्र पर अनेक चित्र बनाए थे। तो यहाँ महाराणा संग्राम सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो इतनी है कि ये इनके समय चित्रकार कौन थे? तो नूरुद्दीन था, जो पंचतंत्र से संबंधित यानी कि कलीला और दमना पर अनेक इन्होंने चित्र बनाए थे। अब पंचतंत्र का निर्माण इन्होंने नहीं किया था, पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा के द्वारा निर्मित था। तो जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा।
ठीक है। अब इसका क्या किया, अनुवाद कर दिया गया था। क्या कर दिया, पंचतंत्र का अनुवाद, और छोटे छोटे पात्र बना करके इसकी चित्रकारी की गई थी। जैसे एक था कलीला दमन, कलीला दमना या कलीला दमन, ठीक है। और एक हुआ था आपके अनवारे सुहेली, ठीक है। एक आपके हुआ था इसका अनुवाद अयारे दानिश, अयारे दानिश। ये सभी पंचतंत्र के अनुवाद किए हुए थे। ये जो आपका अनवारे सुहेली है, ये फारसी भाषा का अनुवाद था। कौन सी भाषा का, फारसी भाषा का। अब इसका अनुवाद किसने किया, तो उनका नाम था मुल्ला हुसैन, मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी ने इसका फारसी भाषा में अनावरे सुहेली नाम से अनुवाद किया था, ठीक है। और अबुल फजल ने अयारे दानिश नाम से इसका अनुवाद किया था, अबुल फजल, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके ट्रांसलेशन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्पेशली कलीला और दमना के ऊपर। कलीला दमना है वो मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित पंचतंत्र के दो पात्र हैं, ठीक है। तो मेवाड़ शैली के चित्र के दो पात्र, चित्र के दो पात्र हैं ये, ठीक है। और इस बात का पता किसने लगाया, पता लगाया था अल बरूनी ने। किसने, अल बरूनी ने। हुआ क्या था कि इन चित्रों के माध्यम से एक ब्राह्मण था, वो राजा के दो बेटों को कहानी सुनाता था, ठीक है। तो उसमें कलीला और दमना दो पात्र थे, ठीक है। ये दोनों ही क्या थे, दो गीदड़ थे। क्या थे, गीदड़, ठीक है। तो जो कलीला था वो सरल स्वभाव का था, सरल स्वभाव का था, और जो दमना है वो बुरे स्वभाव का था। तो एक ब्राह्मण राजा के दो पुत्रों को कहानी सुनाता था, जिसके दो पात्र थे, एक कलीला और दमना। कलीला सरल स्वभाव का, दमना बुरे स्वभाव का था, ठीक है। और इस कलीला व दमना के आधार पर, कलीला और दमना पर आधारित एक पुस्तक बनी थी। कहाँ पर आधारित, एक पुस्तक बगदाद के अंदर, ठीक है। तो देखिए राजस्थान की चित्रशैली कहाँ कहाँ पहुँच गई है, इसके पात्र कहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं मेवाड़ शैली का। और आगे कि मेवाड़ शैली में अधिकतर कृष्ण भक्ति का भाव ज़्यादा था। प्रश्न आया हुआ भी है कि मेवाड़ शैली में कौन सी भक्ति का भाव था, तो वहाँ पर कृष्ण भक्ति का भाव था, जिसमें सूर सागर है, गीत गोविंद है, बिहारी है, सत्सई है, भागवत पुराण है, मधुमलती है, रसिक प्रिया है, कादम्बरी, नल दमयंती आदि ग्रंथों में कृष्ण भक्ति का ही उल्लेख किया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय क्या है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख चित्रकार। तो इसके प्रमुख चित्रकार में नाम आता है हमारे साहिबदीन का, कृपाराम और शोबक्स और मनोहर, इसके अलावा जीवाराम और उमरा, इसके अलावा नासिरुद्दीन और बेराराम प्रमुख थे। अब बात करते हैं हम चित्तेरों की ओवेरी, चित्तेरों की ओवेरी यानी कि चित्रों का कारखाना या चित्रों का विद्यालय। तो ये क्या था, महाराणा जगत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, सिंह ने इसका निर्माण करवाया था।
यहाँ पर क्या होता था कि सभी चित्रकार एक जगह बैठ करके अपने चित्रों का निर्माण करते थे, ठीक है। इसलिए इसे चित्रों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता था। तस्वीरों कारखानों, मतलब यहाँ पर चित्रकार अपने चित्रों का निर्माण करते थे, ठीक है। तो चित्रों की ओवरी कहाँ है, तो उदयपुर के राजमहल में स्थापित एक चित्रकला का स्कूल है, जहाँ पर सभी चित्रकार मिलकर के जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में अपने चित्रों का निर्माण करते थे, और इसे तस्वीरों का कारखाना भी कहते हैं। तो जयपुर शैली की जो प्रमुख विशेषता है, तो उसमें अपन बात कर लेते हैं कि इस शैली में कौन कौन से पशु पक्षी या वृक्ष और रंग का उपयोग किया जाता था। तो पशु या पक्षी की बात करें तो यहाँ पर हाथी और चकोर की ज़्यादा बात होती थी। हाथी व चकोर, देखो हाँ, जीव पशु रंग वगैरह है या वृक्ष है, या तो उस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए वो वहाँ की विशेषता थी, या नहीं पाए जाते थे और लोगों की लालसा होती थी इसलिए ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख वहाँ की विशेषताएं होती थी, उनको लोग वो इसलिए अपनाते थे, ठीक है। वृक्ष है तो वृक्ष कदम के वृक्ष का ज़्यादा उपयोग करते थे चित्रकला में। और कौन से रंग है वो चित्रकारी में ज़्यादा काम में आते थे, तो वहाँ ये अधिकतर लाल व पीला ज़्यादा काम में लेते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है इसकी विशेषताओं में कि पशु कौन सा ज़्यादा काम में लेते थे, पक्षी कौन सा था, वृक्ष कदम था, रंग लाल और पीला था, ठीक है। तो ये हो गई हमारी उदयपुर शैली। अब पढ़ते हैं नाथद्वारा शैली। तो नाथद्वारा शैली का जो जन्म है वो महाराजा राज सिंह के समय हुआ था। महाराजा राज सिंह के समय, कब, जब सिहाड़ गांव में, कौन सा गांव, इसको सिहाड़ बोलते हैं, तो सिहाड़ गांव यानी कि नाथद्वारा में शांतिनाथ जी की जब मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी उसके साथ ही हो गया। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना के साथ, और ये जो शैली थी वो उदयपुर शैली व ब्रज शैली का मिश्र रूप थी, ठीक है। ब्रज शैली की ये मिश्रित थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन ज़्यादा था। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है इसमें, जैसे कृष्णा यशोदा और नंद बाल ग्वाले, गोपियाँ, गिरिराज, पार्वत, गोपालन और रास लीलाएं आदि चित्र इसमें बनाए गए थे, ठीक है। अब एक और बात बता दूं आपको कि जो नाथद्वारा शैली थी, इस शैली की प्रमुख देन क्या है, तो इस शैली की प्रमुख देन है पिछवाई, ठीक है। पिछवाई क्या है इसको भी हम पढ़ेंगे। महाराजा राज सिंह के शासनकाल में, राज सिंह के शासनकाल में कुछ प्रमुख चित्रों का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब वो चित्र कौन कौन से थे, एक तो था आपके कादम्बरी, ठीक है, और एक था पंचतंत्र, और एक हुआ था आपके मालती मालव, मालती मालव, ठीक है। इसके बाद में आपके पृथ्वीराज रिवेल, पृथ्वीराज रिवेल ये था। एक एकादशी महात्म्य भी था, एकादशी महात्म्य, ठीक है। तो ये प्रमुख चित्रों का निर्माण हुआ था। तो ये है चित्र, ठीक है। नाथद्वारा शैली का जो स्वर्णिम काल है वो महाराजा राज सिंह के समय था। स्वर्णिम काल किसके समय, महाराजा राज सिंह के समय।
इस चित्रशैली की प्रमुख चित्रकला में जो चित्रकार थे उनमें एक तो थे चतुर्भुज। ठीक है, चित्रकार कौन थे? एक तो थे आपके चतुर्भुज, एक नारायण, और उदयराज है, घासीराम है, उदयराज, घासीराम और चंपालाल। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था वहाँ कहीं पे भी ये नहीं था कि महिला कोई चित्रकार हुई है, लेकिन ये जो नाथद्वारा की शैली है यहाँ पर एक कमला व इलायची, ये दो महिला चित्रकार भी हुई थी, महिला चित्रकार। ठीक है, इनके नाम प्रमुख उल्लेखनीय नामों में गिने जाते हैं। और नाथद्वारा शैली में जो अपने पशु पक्षियों आदि की या कलर रंगों की बात की जाए या वृक्षों की बात की जाए तो उसमें तो पशु या पक्षी जो प्रमुख थे उसमें एक तो पशु था गाय और पक्षी था मोर। ठीक है, और इसका प्रमुख जो वृक्ष है वो है केला। ठीक है, और रंग है उसमें पीला और हरा था, तो वहाँ मेवाड़ में पीला और लाल था और यहाँ पीला और हरा है। अब बात करेंगे हम चावंड शैली की। तो चावंड महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन समय में इसको राजधानी बनाया था और उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी। और जो चावंड शैली है उसकी एक प्रमुख कृति है वो है आपके डोला मारू। तो डोला मारू के बारे में पूछा जाता है कि डोला मारू किसके समय की प्रसिद्ध कृति है, तो ये महाराणा प्रताप के समय की है। और अभी ये कहाँ रखी हुई है, तो ये अभी राष्ट्रीय संग्रहालय में। कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो अधिकतर लोग इसका जब प्रश्न पूछा जाता है तो डोला मारू को ये मारवाड़ शैली से जोड़ करके बता देते हैं। ठीक है, अब चावंड में महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह हुए थे। ठीक है, और अमर सिंह के समय एक चित्रकार हुए थे जिनका नाम था निसारदीन। और इस निसारदीन ने रागमाला करके एक चित्रण किया था, रागमाला का। ठीक है, रागमाला का चित्रण। और महाराणा अमर सिंह का जो समय है वो चावंड शैली का स्वर्णिम काल है। चावंड शैली का स्वर्णिम काल। ठीक है, तो चावंड के बारे में फिलहाल इतना ही है। डोला मारू राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित, महाराणा अमर सिंह का समय जो था वो इसका स्वर्णिम काल था। और महाराणा अमर सिंह के समय निसारुद्दीन या निसारुद्दीन ने चित्रकार थे जिन्होंने रागमाला का चित्रण किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देवगढ़ शैली की। तो देवगढ़ शैली जय सिंह के समय, महाराणा जय सिंह के समय रावत द्वारिकादास चुड़ावत हुए थे। उन्होंने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। कौन सा ठिकाना? देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। तो द्वारिकादास चुड़ावत है वो चित्रकला में रुचि लेते थे और उन्हीं के समय ही देवगढ़ चित्रशैली है उसका उद्गम हुआ। और ये चित्रशैली मारवाड़ प्लस मेवाड़ का मिश्रण थी। ठीक है, इन दोनों की मिश्रित शैली थी, इनके समन्वय से ही हुआ था। और यहाँ पर जो चित्रकार हुए थे उसमें थे बैजनाथ, ठीक है, एक चोखा और एक कमला, ये थे। अब ये जो देवगढ़ शैली है, इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लेके आए? ठीक है, तो प्रकाश में लाने का श्रेय देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर श्रीधर
अंधारे को। ठीक है, तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे का योगदान है देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का। तो ये थी हमारी यहाँ तक की अब तक मेवाड़ की शैली के बारे में जानकारी। और अब हम बात करते हैं मारवाड़ स्कूल के बारे में। मारवाड़ स्कूल है वो थोड़ी चित्रकला के मामले में बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो मेन तो मेवाड़ और मारवाड़ दो ही हैं, और फिर बाद में जो शैलियाँ हैं उनका थोड़ा कम ही इतना योगदान है। चलिए अब मारवाड़ शैली को देख लेते हैं। चलिए साथियों, अब अपन मारवाड़ स्कूल का अध्ययन कर लेते हैं। और मारवाड़ स्कूल में सबसे पहले लेते हैं हम जोधपुर शैली को। और जोधपुर शैली पर मुग़ल और स्थानीय दोनों का ही असर था। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए हैं। और इसका जो जन्म है वो लगभग 16वीं शताब्दी माना जाता है। 16वीं शताब्दी का भी जो उत्तरार्ध का समय है वो इसका जन्म माना जाता है। और इसका जो सर्वाधिक विकास है वो राजा मालदेव के समय हुआ था। राव मालदेव के समय। ठीक है, तो आप समय समझ सकते हैं 1531 से 62 ईस्वी का जो समय था वहाँ इसका ज़्यादा विकास माना जाता है। और इसी शैली का एक चित्रण है जिसका नाम है उत्तराध्यायन सूत्र, ये जो कि बड़ौदा के संग्रहालय में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? बड़ौदा संग्रहालय में। इसके अलावा चोखिलाव महल के जो भित्ति चित्र हैं वो मालदेव की सैनिक रुचि को व्यक्त करते हैं, जिसमें उन्होंने कौन सा महल था? चोखिलाव महल के भित्ति चित्र हमने रणथंभौर, ये क्या कहते हैं इसको, मेहरानगढ़ दूर पढ़ा था, तो उसमें चोखिलाव महल के बारे में, इसके भित्ति चित्रों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर जो ये भित्ति चित्र हैं वो राम रावण युद्ध और सप्तशती के दृश्यों को दर्शाते हैं। ठीक है, सप्तशती के दृश्यों को। ठीक है, और पाली के वीर थे विठलदास चंपावत। तो विठलदास चंपावत के समय का एक चित्रण है जिसका नाम है रागमाला। क्या नाम है? रागमाला। ये रागमाला है वो इस शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता है। इस शैली का प्रारंभिक चित्रण किसको माना जाता है? रागमाला को। ठीक है, और फिर हमारे मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के समय इस शैली के ऊपर मुगल प्रभाव का असर पड़ा था। मुगल प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इनके शासनकाल में इस शैली पर मुगल प्रभाव आया। इसके अलावा मुगल प्रभाव का जो असर है, मुगल प्रभाव है वो 1610 ईस्वी में भागवत पुराण में होता है। भागवत पुराण में हमें मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें कृष्ण अर्जुन की बहुआयामी आकृतियां स्थानीय शैली की है, जबकि उनकी वेशभूषा कैसी है? मुगल टाइप की। ठीक है, तो कृष्ण व अर्जुन की आकृति। ठीक है, लेकिन मुगल प्रभाव होने के कारण जो वेशभूषा है वो कैसी है? मुगलों के समान है वहां पर। ठीक है, फिर महाराजा सूरसिंह, तो महाराजा सूरसिंह के समय कई प्रकार के उत्कृष्ट चित्र सामने आए थे। तो उसमें एक था भगवत प्रकाश। ठीक है, और भगवत पुस्तक है। तो भगवत पुस्तक
इसके अलावा प्रकाश, इसके अलावा आपके ढोला मारू। अब देखो ढोला मारू का उल्लेख मेवाड़ में भी था और यहाँ पे भी है, ठीक है। फिर इस शैली का जो मौलिक स्वरूप है, मौलिक स्वरूप वो किसके समय आया था? तो मौलिक स्वरूप महाराजा जसवंत सिंह के समय आया। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और उनके समय ही प्रेम प्रसंग के जो चित्रण हुए थे वो ज़्यादा आए थे, प्रेम प्रसंग के। जैसे आप देख सकते हैं ढोला मारू है और सोहनी माहीवाल है, सोहनी माहीवाल, और इसके अलावा एक केशव महिराम, केशव महिराम, ये प्रेम प्रसंग इन्हीं के समय आए थे और ये साहित्य कृतियों पर आधारित चित्र थे। ठीक है, फिर आता है महाराजा मान सिंह। तो महाराजा मान सिंह के समय इस शैली में नाथ संप्रदाय के चित्र बने थे। तो प्रश्न आ सकता है महाराजा मान सिंह, ठीक है, तो महाराजा मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय के चित्र बने थे। अब आपको पता है नाथ संप्रदाय में किन देवताओं को माना जाता है, तो वहाँ पर अधिकतर जो थे वो शिव पुराण के चित्रण थे। ठीक है, एक शिव रहस्य, ठीक है, देवी महात्म्य, सिद्ध सिद्धांत, कामसूत्र, पंचतंत्र आदि इन ग्रंथों के ऊपर चित्रण हुए थे। और इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं, प्रमुख चित्रकार हैं, तो चित्रकारों में नाम आते हैं आपके दास बंधु हैं, ठीक है, जैसे एक आता है वीर जी, ठीक है, उसके बाद में नारायण दास, फिर अमरदास, ठीक है, उसके बाद में आपके छज्जू भाटी, ठीक है, किशन दास और शंकर दास, ये जितने भी दास बंधु थे उनके नाम याद है। इसके अलावा जीतमल है, भूतपाटी है, शिवदास है, जेतदास है, ये सभी आते हैं। ठीक है, अब एक और आपको बता दूं, अभी वर्तमान समय की बात है, अन्नू मल्होत्रा। अन्नू मल्होत्रा ने बप्पा जी के नाम से महाराजा गज सिंह द्वितीय के ऊपर एक चित्र बनाया था। किसने बनाया? तो व्यक्ति का नाम है अन्नू मल्होत्रा, ठीक है, बप्पा जी, ठीक है, बप्पा जी मतलब ये हो गया गज सिंह द्वितीय। गज सिंह द्वितीय के ऊपर एक चित्र बनाया था जिसका नाम था द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन, ये चित्रण था। तो इस शैली की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो ऊंचे ऊंचे टीले थे, झाड़ियां थी, आम के वृक्ष थे, ऊंट, घोड़े, कुत्ते आदि इस शैली में प्रमुख रूप से इनका चित्रण किया हुआ था। ठीक है, तो अगर पशु या पक्षी की बात की जाए तो यहाँ ऊंट, घोड़ा और कौआ, चील ये ज़्यादा थे। और वृक्ष में आम का ज़्यादा उल्लेख होता था और जो प्रमुख रंग है, प्रमुख रंग में ये पीले का ज़्यादा उपयोग करता थी। तो हमने देखा था कि नाथ द्वारा शैली हो या आपके मेवाड़ की उदयपुर की शैली हो, उसमें भी पीला रंग था। तो उदयपुर की शैली में पीला लाल था, नाथ द्वारा की में पीला हरा था, और मारवाड़ में जो जोधपुर की शैली है उसमें केवल पीला रंग ही था। ठीक है, तो ये हुई हमारी जोधपुर शैली। अब हम बात करते हैं बीकानेर शैली के बारे में। तो बीकानेर शैली का अब हम अध्ययन करते हैं। और बीकानेर शैली का जो प्रमुख पुराना जो चित्रण है, प्रमुख प्राचीनतम चित्रण है, वो कौन सा है? वो है भगवत पुराण। भगवत पुराण। और राजा कल्याणमल
राजा कल्याण मल के समय इस शैली के ऊपर मुगल प्रभाव आना शुरू हो गया था। ठीक है। और महाराजा अनूप सिंह के समय इसका स्वर्णिम काल था। मतलब अनूप सिंह ने क्या किया, इसके ऊपर अपना ज़्यादा योगदान दिया था। और महाराजा सुजान सिंह के समय ये शैली पूर्णतः राजस्थानी शैली बन गई थी। मतलब मुगल प्रभाव था वो, उसका असर खत्म हो गया था, पूर्णतः राजस्थानी शैली बनी थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं उस्ता कला। उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रण की एक शैली है और यह बीकानेर की एक प्रसिद्ध शैली है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऊंट की खाल पर चित्रण। और इस उस्ता कला के विकास में दो परिवारों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक तो है उस्ता परिवार। तो उस्ता परिवार के जो प्रमुख चित्रकार है उसमें रुकनुद्दीन, साहिबुद्दीन, कायम और हिसामुद्दीन प्रमुख है। ठीक है। और दूसरा परिवार है वो है मथेरण परिवार। तो उस्ता कला में मथेरण परिवार और उस्ता परिवारों का योगदान है। अब इसमें जैसे आपके हो सकते हैं एक तो मुन्ना लाल, ठीक है, और एक आपके मुकुंद है, ठीक है, और चंदूलाल। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कलाकार हैं मथेरण परिवार के। ठीक है। बीकानेर की जो शैली थी उस पर मुगल शैली, जैन शैली और उत्तर शैली से ये प्रभावित थी। तो देखो इसके ऊपर एक तो मुगल प्लस जैन और एक उत्तर शैली, इन तीनों शैलियों से वो प्रभावित थी। ठीक है। और यहाँ की कठोर आकृतियों से पता चलता है कि यह कांगड़ा शैली से भी प्रसिद्ध थी। और यहाँ पर जो मुस्लिम कलाकार थे बीकानेर शैली के, वो अपनी चित्रकारी के ऊपर तिथि और नाम जरूर अंकित करते थे। और इसके अलावा एक और चित्रण के समीक्षक थे, चित्रण समीक्षक, जिनका नाम था हरमन गोइत्स। ठीक है। हरमत गोइत्स ने बीकानेर शैली के चित्रों के संरक्षण में योगदान दिया था। ठीक है। तो चित्रों के संरक्षण में योगदान। ठीक है। अच्छा, अब इसके प्रमुख पशु और पक्षी की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो प्रमुख पशु थे, उनमें एक तो ऊंट तो पक्का ही था। ठीक है। इसके अलावा घोड़ा है, और पक्षियों में था इनके कौवा और चील। जो जोधपुर में थे वही लगभग इसी में है। ठीक है। और वृक्ष में आम, और प्रमुख रंग है वो यहाँ का भी क्या था, पीला था। रंग कैसा था, पीला। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किशनगढ़ शैली की। तो किशनगढ़ जो रियासत थी, इसकी स्थापना किसने की थी, पहले तो मैं ये आपको बता दूं। तो राठौड़ वंशी राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र कौन थे, किशन सिंह। किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की थी। किशनगढ़ की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये भी मारवाड़ में ही आता था। और इसी वंश के 5वीं पीढ़ी के राजा रूप सिंह ने रूपनगर को अपनी राजधानी बनाया। रूप सिंह ने रूपनगर को अपनी क्या बना ली थी, राजधानी। ठीक है। रियासत हो गई किशनगढ़, राजधानी हो गई रूप सिंह। और फिर यह जो रूपनगर राजधानी है,
वो राजा सावंत सिंह के समय तक रही थी। तो ये रूपनगर है वो सावंत सिंह जब तक शासक थे तब तक ये रूपनगर ही इनकी राजधानी बनी रही थी। फिर रूप सिंह के बाद राजा मान सिंह है वो गद्दी पर बैठे, तो उसी समय मोरध्वज मूलराज दिल्ली से आकर राजा मान सिंह के दीवान हुए थे और मूलराज के वंश से ही आगे चलकर किशनगढ़ शैली को महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र मिले थे। ठीक है, तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार कौन थे? निहाल चंद्र। तो मोरध्वज निहाल चंद्र भी लिखते हैं और वैसे इसका नाम है वो केवल निहाल चंद्र ही है, निहाल चंद। ठीक है, तो चित्रकार कौन थे? मोरध्वज निहाल चंद्र। महाराजा राज सिंह के पुत्र राजा सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग काल था। तो अगर इसका जो स्वर्णिम काल कहलाए, ठीक है, तो स्वर्णिम, एक मिनट, इसको स्वर्णिम काल है वो सावंत सिंह के समय का कहलाता है। सावंत सिंह का समय था वो किशनगढ़ शैली के लिए एक स्वर्णिम काल कहलाता था। और सावंत सिंह ने ही क्या लिखी थी? ग्रंथ लिखे थे, नागरीदास, नागरीदास। ठीक है, ये एक उपन्यास है, सॉरी कविता है। ठीक है, और लगभग बताया जा रहा है कि नागरीदास ने लगभग 75 से ज़्यादा ऐसी कविताएं लिखी थी। और उनका जो संकलन है, सावंत सिंह का जो संकलन है, नागरीदास का जो संकलन है, उस संकलन को क्या कहते हैं? उस संकलन को कहते हैं नागर समुच्चय, नागर समूह। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात हुई कि किशनगढ़ रियासत की स्थापना है वो जोधपुर के राठौड़ वंशी राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 में करवा दी थी। ठीक है, और इन्हीं की 5वीं पीढ़ी का जो शासक था रूप सिंह, उसने रूपनगर को राजधानी बनाया और लगभग ये सावंत सिंह के समय रही। फिर मान सिंह गद्दी पर बैठे और मोरध्वज मूलराज के समय निहाल चंद्र जो चित्रकार है वो इनके काल में हुए थे समय में। और सावंत सिंह का समय है वो किशनगढ़ शैली के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। और सावंत सिंह ने नागरीदास उपनाम से कविताएं भी लिखी और इनकी 75 से अधिक कविताएं हैं। और ये लगभग ये जो संकलन है ये नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब किशनगढ़ शैली में ही आगे लेते हैं हम बणी ठनी। बणी ठनी ये जो शैली है वो मतलब एक चित्रण है वो नागरीदास के समय का है, राजा सावंत सिंह के समय का। हुआ क्या था कि 1720 में सावंत सिंह की शादी है वो भावनरेश जसवंत सिंह की पुत्री से हो जाती है और वो उनकी पुत्री के प्रेम में घायल हो जाते हैं। ठीक है, तो होता ऐसा नहीं है। फिर क्या होता है कि उनके हृदय में तो एक लवलीना गायिका बणी ठनी का रूप था जिसे उसकी विमाता दिल्ली के अंतपुर से सेविका के रूप में उसको लेके आते हैं। और उसकी सुंदरता को देख करके नागरीदास को ऐसा लगा कि वो जैसे मान लो कि वो कृष्ण है और उनको उनकी राधा मिल गई है। और उस कोकिल कंठी गायिका को नागरीदास ने अपनी पासवान बना लिया था। तो उनकी पुत्री से शादी हुई थी लेकिन एक सेविका उनके साथ आई थी और उस सेविका को अपनी राधा मान लिया था। तो हुआ क्या कि सावंत सिंह ने निहाल चंद्र को कहा था, सावंत सिंह ने निहाल चंद्र को कहा कि भाई आप इसका चित्रण करो। ठीक है, चित्र बनाने के लिए कहा। तो निहाल चंद्र ने एक महिला का चित्र बनाया। किसका? महिला का चित्र बनाया। ठीक है, और इस महिला के चित्र को उन्होंने नाम दे दिया था बणी ठनी। क्या नाम दे दिया था? बणी ठनी नाम दिया है। और यही सही किशनगढ़ के चित्रों में राधा के रूप में बणी ठनी और कृष्ण के रूप में सावंत सिंह को चित्रित किया जाने लगा। ठीक है, तो कृष्ण के रूप में कौन? राजा सावंत सिंह। ठीक है, और राधा के रूप में बणी ठनी, इनका चित्रण होने लगा था। फिर सावंत सिंह की प्रेमिका जो बणी ठनी थी उसके चित्रण को एरिक डिकिसन। तो एरिक डिकिसन ने इस बणी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। भारत की मोनालिसा। तो पूछा जा सकता है कि भारत की मोनालिसा कौन है? तो बणी ठनी। फिर
आपके 5/5/1973 में भारत सरकार ने बनी ठनी के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया। डाक टिकट जारी किया कब किया था? तो प्रश्न बन सकता है कि किस शैली के चित्रण के ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया? तो वो थी किशनगढ़ शैली। तो इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं, तो चित्रकारों के नाम में आता है आपके जैसे अमीर चंद है, भंवरलाल है, ठीक है, और इसके अलावा धन्ना है, सुध्वज है, निहाल चंद्र है, धन्ना और एक आपके सुध्वज और निहाल चंद, ये इनके क्या थे? चित्रकार, ठीक है। तो ये प्रमुख चित्रकार थे। अब यहाँ जैसे एक कला यहाँ चलती थी कि पतले पतले कागजों को आटे की लई से चिपका करके उसे चित्रण योग्य मोटा बनाया जाता था, जिसे वसली कहते थे, ठीक है। और इस शैली में वेसरी नाम से भी उनको जाना जाता था। और अब इसकी प्रमुख पशु पक्षियों के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो पशु या पक्षी जिनका चित्रण ज़्यादा होता था, तो एक तो था भौरा और पक्षियों में मोर, ठीक है। और जो वृक्ष था वो था केला, केले का चित्रण ज़्यादा होता था। और रंग है वो यहाँ परिवर्तित हो जाता है, यहाँ श्वेत और गुलाबी, क्योंकि यहाँ नारी सुंदरता को महत्व दिया गया था। तो नारी सुंदरता अगर दिखानी है तो आपको सफ़ेद और गुलाबी रंगों का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको हरियाली वगैरह है या सुनहरियों का दर्शन करवाना है तो वहाँ पर आपको पीला लाल है या पीला हरा है, ये दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो थी हमारी किशनगढ़ शैली। चलिए अब आगे हम पढ़ लेते हैं जैसलमेर शैली को। तो जैसलमेर शैली का क्या क्या योगदान था उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसलमेर की शैली एकमात्र ऐसी शैली थी जिसके ऊपर मुगलों का प्रभाव बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो जैसलमेर शैली, ठीक है, मुगलों का प्रभाव इसके ऊपर नहीं था, ये एक बात तो आपको ध्यान रखनी है। और मूलराज द्वितीय का जो समय था वो इसके लिए स्वर्ण काल था। तो जैसलमेर शैली की दूसरी विशेषता, पहला था मुगल प्रभाव रहित शैली थी। दूसरा, मूलराज द्वितीय का जो समय था वो इसके लिए स्वर्ण काल समय था। और लोद्रवा की राजकुमारी, क्या नाम है, मारवाड़ में बहुत ज़्यादा फेमस है, मूमल, ठीक है। तो मूमल का चित्रण ज़्यादा था, मूमल का चित्रण ज़्यादा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारी जैसलमेर शैली, ठीक है। और इस प्रकार हमने मारवाड़ स्कूल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं सीधा आमेर स्कूल के ऊपर। तो अब बात करते हैं आमेर शैली। और आमेर शैली में हम देखते हैं तो इस शैली का जो उद्भव है, उद्भव का समय है वो 1700 से 19वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ये लंबी अवधि है, ठीक है। और सवाई जय सिंह द्वितीय हुए थे, उनके समय इस शैली को सर्वाधिक संरक्षण मिला था। सर्वाधिक संरक्षण कह दो, आश्रय कह दो, ठीक है। और सवाई प्रताप सिंह के समय वो इसके लिए स्वर्ण काल था, मतलब ज़्यादा विकास हुआ था। और ये जो शैली थी, इस शैली पर राजस्थानी और मुगल दोनों का प्रभाव था, दोनों का प्रभाव था, ठीक है। और इस शैली में उद्यान का चित्रण ज़्यादा था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मतलब कृष्ण हैं, इनके ज़्यादा
कृष्ण लीला वगैरह है, इनके ज़्यादा चित्रण किए गए थे। यानी कि ये हिंदू देवी देवताओं पर ज़्यादा आश्रित थी, तो उसमें कृष्ण लीला है, ठीक है, और रामायण है, भगवत गीता है या महाभारत है, ठीक है, इनके ऊपर ज़्यादा था। और इसके अलावा शिकार व युद्ध का चित्रण भी ज़्यादा था, ये युद्ध चित्रण इसमें ज़्यादा थे। अब इसके जो प्रमुख चित्रकार थे, जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम, जिन्होंने महाराजा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था, जो राजस्थान का पहला चित्र बना था, ठीक है। तो चित्रकार कौन थे? साहिबराम। साहिबराम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था, जो हूबहू उनसे मिलता जुलता था, ठीक है। और यह राजस्थान का पहला ऐसा चित्र था, राजस्थान का पहला चित्रण था। और इसके अलावा हाथियों की लड़ाई है, वो भी इस शैली की प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं हम इसके जो प्रमुख चित्रकार थे उनके बारे में। प्रमुख चित्रकार, तो सबसे पहला नाम आपको पता ही है, एक साहिबराम, ठीक है। और साहिबराम के अलावा है मोहम्मद शाह, वो भी यहीं के थे। और रामजी दास, लक्ष्मण दास और आपके गोपाल दास, लालचंद, त्रिलोक, रघुनाथ, ऐसे कई नाम थे जो यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। और महाराजा ईश्वरी सिंह के समय चित्रकार लालचंद ने चौगान में आयोजित की जाने वाली जानवरों की लड़ाई के ऊपर अनेक चित्र बनाए थे, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है, चौगान में आयोजित पशु लड़ाई का चित्रण किसने किया? लालचंद ने। किसने किया था? लालचंद ने। और वो भी किसके समय? ईश्वर सिंह के समय में, ठीक है। तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न बन सकता है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है, या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, तो इसकी स्थापना किसके समय की गई थी? राम सिंह द्वितीय के समय। और इसके अलावा जो ये आपका अल्बर्ट हॉल है, ये भी राम सिंह द्वितीय के समय बना हुआ है, ठीक है। अब जयपुर शैली में जो पशु और पक्षी थे, तो उसमें पशुओं में तो था घोड़ा और पक्षियों में था मोर, ठीक है। और यहाँ पर वृक्ष के रूप में पीपल को महत्व दिया गया था, पीपल और वट वृक्ष, ठीक है। और जो प्रमुख रंग हैं, ठीक है, तो प्रमुख रंग में यहाँ पर हरे रंग को महत्व दिया गया था। तो ये तो थी हमारी जयपुर शैली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अलवर शैली के बारे में। अलवर शैली का जो प्रारंभ है वो राजा प्रताप सिंह के समय हुआ। तो राजा प्रताप सिंह के समय इसका क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, ठीक है। और फिर आता है मौलिक रूप। इसको मौलिक रूप किसने दिया था? तो मौलिक रूप के लिए श्रेय जाता है बख्तावर सिंह को,
ठीक है। और फिर बाद में आता है स्वर्णकाल, ठीक है। तो स्वर्णकाल का जो श्रेय मिलता है वो मिलता है महाराजा विनय सिंह को। तो प्रताप सिंह के समय इसका शुरुआत होती है और मौलिक रूप बख्तावर सिंह, और स्वर्णकाल है वो महाराजा विनय सिंह के समय होते हैं। और इसके जो चित्रकार हैं, चित्रकार में जैसे बलदेव है, जमुना दास है, गुलाम अली है, जमुना दास, ठीक है, गुलाम अली और बलदेव, और इसके अलावा आपके सालिग्राम और नंदराम, ये प्रमुख इनके चित्रकार थे। और ये जो शैली है वो जयपुर और दिल्ली के बीच में स्थित होने के कारण इनका मिश्रित रूप है, ठीक है। जयपुर शैली और दिल्ली शैली, इन दोनों का क्या हो गया, ये मिश्रित रूप है। अच्छा, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली थी, एकमात्र शैली जिस पर किसका प्रभाव ज्यादा था, अंग्रेजों का। अंग्रेजी शैली का प्रभाव इसके ऊपर ज्यादा था, ये है, ठीक है। और इसके अलावा यह कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसी शैली थी जिसमें वेश्याओं का चित्रण ज़्यादा था, गणिकाओं का कह सकते हैं। तो वेश्याओं को ज़्यादा महत्व इसमें दिया गया था। ये अलवर शैली की एक और ख़ास बात है। और अलवर शैली में ही एक कलाकार हैं जिनका नाम है मूलचंद, ठीक है। ये हाथी दांत पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसके अलावा कहा जाता है कि जो विनय सिंह है, महाराजा विनय सिंह, ठीक है। तो महाराजा विनय सिंह ने शेख शादी के प्रसिद्ध ग्रंथ गुलिस्तान की पांडुलिपि को जवाहरातों की शाही से निर्मित किया था। तो कौन सी थी? गुलिस्तान की पांडुलिपि को जवाहरातों की शाही से बनवाया था। इसने किसने बनवाया था? विनय सिंह ने, ठीक है, विनय सिंह ने। तो ये थी हमारी अलवर शैली। चलिए अब बात करते हैं हम, हमारी अंतिम स्कूल है वो हाड़ौती स्कूल, और हाड़ौती स्कूल में ही हम बात कर लेते हैं बूंदी की, और फिर करेंगे हम कोटा की। चलिए अब हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली को पढ़ लेते हैं। तो बूंदी शैली है वो मेवाड़ और मुगल शैली का मिश्रण है, ठीक है। तो कुछ कुछ विशेषताएं आपको मेवाड़ से मिलती जुलती लगेगी और कुछ है वो मुगल शैली से मिलती हुई लगेगी, ठीक है। इस शैली का जो विकास है वो राव सुरजन सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। राव सुरजन सिंह के समय प्रारंभ हुआ, और सर्वाधिक चित्रण भी सुरजन सिंह के समय ही हुए थे, ठीक है। और सुरजन सिंह का पौत्र था, सुरजन सिंह का पौत्र जिसका नाम था रतन सिंह, ठीक है। तो रतन सिंह, सुरजन सिंह के पौत्र रतन सिंह के चित्रकला प्रेम के कारण जहांगीर ने इनको सर बुलंद राय की पदवी दी थी। तो रतन सिंह को पदवी दी गई, ठीक है। तो पदवी का नाम क्या था? सर बुलंद राय, ठीक है, ये पदवी का नाम था। किसने दी? जहांगीर ने दी, ठीक है। तो एक तो पदवी कौन सी दी, किसको दी, किसका पौत्र था, क्या नाम था? रतन सिंह से, ठीक है। महाराजा उमेद सिंह प्रथम ने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था।
तो ये अगला पॉइंट है। उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया, ठीक है। और इसमें बूंदी शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो अंकित किए गए थे, इसीलिए इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा गया। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा गया? चित्रशाला को। चित्रशाला किसके समय में बनी, किसने निर्माण करवाया? महाराजा महाराव उमेद सिंह प्रथम ने, ठीक है। और उमेद सिंह प्रथम के समय ही, इनके समय ही इस चित्रकला का स्वर्ण काल था, क्योंकि इन्होंने ही ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने कार्य संपन्न करवाए थे। बूंदी के शासक छत्रसाल ने सुंदी भित्ति चित्रों से सज्जित रंगमहल का निर्माण करवाया था। ये भी आपको अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं। बूंदी शासक जिनका नाम था छत्रसाल, ठीक है, उसने क्या करवाया था? भित्ति चित्रों से सज्जित रंग महल का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? रंग महल का। इस शैली में पशु पक्षियों को ज्यादा महत्व दिया गया था। पशु व पक्षियों को ज्यादा महत्व दिया, ठीक है। इसलिए इसे पक्षी शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षी शैली। बूंदी की शैली को क्या कहते हैं? पक्षी शैली भी कहा जाता है। और इस शैली में कविता और कला दोनों का मिश्रण था। अगली बात आ गई, कविता व कला दोनों का मिश्रण था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ, ताकि वो भी इससे लाभान्वित होते रहें, ठीक है। चलिए, और बूंदी की पेंटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर नायिका के स्नान के चित्रण की हूबहू नकल जालिम सिंह की हवेली की दीवारों पर की गई थी, ठीक है। तो नायिका के स्नान का चित्रण कहाँ का किया गया? तो वो थी जालिम सिंह की हवेली, ठीक है। प्रश्न बन सकता है कि नायिका के स्नान का चित्रण किस शैली में किया गया? तो बूंदी शैली। कौन सी हवेली में किया गया? तो वो थी जालिम सिंह की हवेली। और यहाँ पर जो बूंदी की शैली है, इसमें दो प्रसिद्ध रागमालाएं थी। दो प्रसिद्ध रागमाला, बूंदी शैली की दो प्रसिद्ध रागमालाएं थी। कौन कौन सी? एक तो थी रागिनी भैरव, ठीक है, और एक थी राग दीपक, ठीक है। ये जो रागिनी भैरव है, ये वर्तमान में नगर परिषद संग्रहालय इलाहाबाद, नगर परिषद संग्रहालय इलाहाबाद में है, ठीक है। और जो राग दीपक है, ये भारत कला भवन संग्रहालय का लखनऊ में या बनारस में कहते हैं, लखनऊ में नहीं बनारस में है, ठीक है। तो ये बनारस में स्थित है। और ये जो बूंदी शैली थी, इस बूंदी शैली में शिकार को भी महत्व दिया गया था, उद्यानों को महत्व दिया गया था, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख जो पशु थे, पशु और पक्षी, ठीक है। तो पशु पक्षियों में शेर और हिरण का चित्रण ज़्यादा था इसमें, और पक्षियों में बतख, ठीक है। और वृक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर खजूर के वृक्ष को महत्व दिया गया था। और प्रमुख जो रंग थे यहाँ, वो नीला था और एक हल्का हरा। इन रंगों को ज़्यादा महत्व दिया गया था। चलिए, अब हम कोटा शैली को पढ़ लेते हैं। तो कोटा शैली की स्थापना में राजा राम सिंह है, उनको श्रेय जाता है। और फिर महारावल भीम सिंह कृष्ण भक्त थे, तो इनकी कृष्ण भक्ति के कारण इस शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव था। किसका था? वल्लभ संप्रदाय का, ठीक है। और महाराजा उमेद सिंह के शासनकाल में
कोटा शैली अपने चरम बिंदु पे थी, तो कोटा शैली का जो स्वर्ण काल है वो उमेद सिंह के समय का काल स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, और राजा राम सिंह ने इसको क्या कर दिया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, और इस शैली में एक चित्रकार हुए थे 1768 में, डालू राम। ठीक है, डालू राम है वो यहाँ चित्रकार हुए थे। उनके द्वारा रागमाला सेट बनाया गया था, रागमाला सेट। कोटा शैली का यह सबसे बड़ा सेट था। ठीक है, कोटा शैली का सबसे बड़ा सेट। ठीक है, और इसमें क्या था, इस शैली के अंदर रानियों व नारियों को शिकार करते दिखाया गया था, शिकार करते हुए दिखाया गया। ठीक है, और कोटा शैली में बिलती चित्रण के कई उदाहरण हैं, जिसमें झाला हवेली प्रमुख है। कौन सी हवेली, झाला हवेली। ठीक है, ये चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हुई हमारी हाड़ौती स्कूल पूर्ण, और अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात कर लेते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, शुरू करते हैं। अब बात करते हैं संग्रहालय। राजस्थानी चित्रकला से संबंधित संग्रहालय कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोथीखाना। ठीक है, तो पोथीखाना है वो हमारे जयपुर में स्थित है। ठीक है, फिर दूसरा आता है पुस्तक प्रकाश, ये भी मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो ये है जोधपुर में। ठीक है, इसके बाद में आता है सरस्वती भंडार, इसका भी मैंने आपको जिक्र किया था, जो है उदयपुर में। ठीक है, सरस्वती भंडार कहाँ है, उदयपुर में। इसके अलावा जैन भंडार, तो जैन भंडार है वो है हमारे जैसलमेर में। ठीक है, फिर पांचवी बात आती है अपना कोटा संग्रहालय। तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये कहाँ है, ये हमारे कोटा में। और छठा है अलवर संग्रहालय। ठीक है, तो ये है अलवर में। ठीक है, देखिए यहाँ आपको दो में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इन चार में आपको समस्या हो सकती है। और पोथीखाना और सरस्वती भंडार और पुस्तक प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है, इनके प्रश्न हैं जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा आप याद कर लें। बाकी इनकी आपको जगह पूछेंगे तो नाम से मिलते जुलते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है। चलते हैं आगे। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान में विभिन्न शैलियों के प्रमुख चित्र। ठीक है, तो पहला आता है हमारा, मैंने आपको भी बताया ही था, उत्तराध्यायन। उत्तराध्यायन कहाँ है, तो ये मारवाड़ शैली का चित्र है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था चोर पंच सिक्का, चोर पंचा सिक्का, इसके बारे में भी अवगत करवाया था आपको। तो ये है मेवाड़ में, मेवाड़ शैली से संबंधित। फिर अगला चित्रण था सुंदर श्रृंगार। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। सुंदर श्रृंगार है वो मेवाड़ शैली से। फिर मैंने आपको बताया था एकादशी महात्म्य। ठीक है, तो ये भी किससे संबंधित है, मेवाड़ से। फिर आपको मैंने रागिनी बसंत भी बताया था, रागिनी बसंत, तो ये भी है मेवाड़ से। ठीक है, और इसके अलावा कल्याण रागिनी। ठीक है, तो कल्याण रागिनी मारवाड़ से, ये मारवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक है, सुपासनम चरित्रम, सुपासनाह चरित्रम नहीं है, चरित्रम है। ठीक है, ये नहीं है, तो ये है अपभ्रंश है। ठीक है, और शुक्र सत्र महात्म्य, शुक्र
क्षेत्र महात्म्य, तो ये हो गया मेवाड़ से संबंधित। तो यहाँ देखिए ये जो इसका सवाल आया हुआ है, एकादशी मातम्य का आया हुआ है, इसका आया हुआ है उत्तराध्यान मातम्य, ये उत्तराध्यान है, इसका भी आया हुआ है सवाल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको थोड़ा बड़े अच्छी तरीके से समझ लें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट की बजाय आप नोट्स बनाओ, साथ साथ में वीडियो देखते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल बोल के आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो देखते हुए नोट्स बनाएं तो बढ़िया बेहतर रहेगा। तो यहाँ मैंने चित्रकला के विकास में कार्य करने वाली संस्थाओं के नाम लिखे हैं। अब हम बात करेंगे इनके ऊपर कि ये संस्थाएं कहाँ कार्यरत है। जैसे अंकन है, अंकन संस्था है वो भीलवाड़ा में कार्यरत है, ठीक है। आपको संस्थाओं के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चित्रा है वो जोधपुर में है, और कलाव्रत है वो आपके जयपुर में है, और आयाम भी जयपुर में है। पेग ये संस्था भी जयपुर में कार्यरत है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप ये भी जयपुर में कार्यरत है। इसके अलावा टखमन है 28, ये मेरे उदयपुर में है। फिर तुलिका कलाकार परिषद ये भी उदयपुर में कार्यरत है, ठीक है। इसके अलावा जो दोरा है, इसके नाम से पता लग रहा है, तो ये हमारे जोधपुर में है, ठीक है। ये राजस्थान ललित कला अकादमी, तो ये जयपुर में है, इसके प्रश्न पूछे हुए भी हैं। इसके अलावा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, तो प्रोग्रेसिव और एक क्रिएटिव, तो क्रिएटिव है वो है जयपुर में, और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है वो है उदयपुर में। आज का उदयपुर, तो ये उदयपुर में ही है, और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये जयपुर में कार्यरत है। तो ये प्रमुख केंद्र हैं, जो प्रमुख संस्थाएं हैं जो चित्रकला के विकास में कार्य कर रही है। देखो अंकन और चित्र का सवाल आया हुआ है, और इसके अलावा तुलिका कलाकार परिषद का भी सवाल बना हुआ है, राजस्थान ललित कला अकादमी के सवाल भी आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा याद कर लें, समझ लें बढ़िया अच्छी तरीके से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नायिकाओं के नेत्रों का चित्रण विभिन्न शैलियों में किस प्रकार किया गया है। तो मेवाड़ शैली में किस प्रकार किया गया है, नाथद्वारा शैली में किस प्रकार किया गया है, और जोधपुर शैली में किस प्रकार वर्णन किया गया है, इसकी बात करेंगे। और बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली और कोटा शैली में किस प्रकार नए नक्श बताए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो मेवाड़ शैली में मछली के समान जो नेत्र है, आँख है, वो मछली के समान, चित्रणों में मछली के समान आँख बनाई जाती है। और जो नाथद्वारा की है वहाँ पर तिरछी व चकोर के समान बनाई जाती है। तो इनके प्रश्न हैं वो आए हुए हैं। और जोधपुर में है वो बादाम के जैसी, बादाम के आकार की। और बीकानेर में मृगनयनी। अच्छा, किशनगढ़ में कमल और खजान सी आंखें होती थी, कमल के जैसी, यहाँ कह सकते हैं आप खंजन जैसी, खंजन सी आंखें, ठीक है। जयपुर में आंखें बड़ी बनाई जाती है, और मीन के समान, मीन का मतलब मछली के समान, ठीक है, तो मछली के समान होती है। और अलवर में भी मीन के समान, ठीक है। और कोटा में भी मृग नयनी, ठीक है। तो मृग नयनी आप देख सकते हैं, दो जगह हैं, एक बीकानेर और एक कोटा में। और मीन के समान जो आंखें हैं वो आप देख सकते हैं 3 जगह हैं, ठीक है। कहाँ? जयपुर, अलवर और मेवाड़ में। तिरछी और चकोर वो नाथद्वारा में है, और बादाम के आकार की जो अलग बिल्कुल हट करके है वो है जोधपुर की, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ा है। आगे नए टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसे लगी, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगियों के साथ इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप हमारी वेबसाइट है www.salasugam, उसे ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपके लिए खूब सारी PDF फाइलें हैं जिनका आप जब डाटा नहीं हो तब भी आप उनको पढ़ सकें, देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।